हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत लेखन शिक्षण विधि। अभी हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, विधियों की बात कर रहे हैं। विधियों के बारे में जो हिंदी शिक्षण में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने वाचन विधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो लिखित भाषा शिक्षण या फिर आप कह सकते हैं लेखन का शिक्षण या लेखन शिक्षण विधि। ठीक है, तो ये होती क्या है। तो सामान्यतः आप सभी जानते होंगे कि भाषा के दो रूप माने जाते हैं, एक तो मौखिक और दूसरी लिखित। यानी मौखिक में आपका वाचन और लिखित में लेखन। ठीक है, ये दो रूप माने गए हैं। यही भाषा के प्रमुख कौशल भी हैं और भाव व विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो वाचन तथा लेखन है। वाचन की क्रिया स्वाभाविक है तथा वाचन प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। बालक सुनकर अनुकरण करके एवं अभ्यास द्वारा अपनी मातृभाषा को बोलना सीख लेता है। ये तो सभी जानते हैं। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाए तब भी वो बच्चा जो है सुन करके, है ना, अनुकरण करके, यानी कॉपी करके, नकल करके, और वो अपनी जो मातृभाषा होती है उसको सीख लेता है। कहते नहीं है, कई बार मैंने चर्चा भी की है, क्लास में बताया भी है आप लोगों को कि अगर जैसे मैक्सिमम लोग इंग्लिश में पीछे रहते हैं आज के समय में। जो पहले के हैं, नई जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए नहीं है, हिंदी मीडियम में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जैसे साउथ में उनको भेज दिया जाए या फिर फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाए जहाँ पर माहौल जो है इंग्लिश का ही हो, प्योर इंग्लिश बोली जाए, तो वो सुन करके, अनुकरण करके कहीं ना कहीं उस भाषा का प्रयोग करना सीख जाएंगे, उसको बोलना सीख जाएंगे। तो ये चीज़ है, एक बालक जो है बिना अनुकरण और सुनकर और अभ्यास द्वारा जो है मातृभाषा को सीख लेता है और बालक अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगता है। उसकी जो भावनाएं हैं अंदर की, उनकी अभिव्यक्ति करने लगता है। प्रशिक्षण तथा शिक्षा द्वारा वाचन में कुशलता एवं प्रभाव का विकास किया जाता है। और इसमें जो है ध्वनियों को की प्रधानता दी जाती है। ठीक है, जब भावों और विचारों को लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं तब इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, लेखन, जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, ज्ञान होता है, उसको लिखना, लिपिबद्ध करना, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना, तो भाषा को कहीं ना कहीं उसको स्थायित्व, एक स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ध्वनि को लिपिबद्ध करना लेखन कहा जाता है। शब्दों की जो वर्तनी है उसके साथ अक्षरों को सुंदर एवं स्वच्छ लिखना भी निहित होता है। ठीक है, इसके बारे में श्रीधर मुखर्जी ने कहा है कि संसार में मनुष्य दो प्रकार से ख्याति प्राप्त करता है, एक वक्ता, दूसरा लेखक। वक्ता तो प्रायः अपने जीवन काल में ही विशेष से पूज्य रहता है, अर्थात उसकी जो ख्याति है वो जीवन काल में होती है, उसके बाद लोग उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। परंतु लेखक का नाम अमर रहता है। पता कैसे? क्योंकि वो पुस्तकें लिखता है, उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, मैगज़ीन लिखता है, तो लिखी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक रहती है और लोग उसको याद करते हैं। जिससे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, वो राइटर आज नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी पुस्तक पढ़ करके उसको याद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं अमर रहता है। उसके पश्चात भी लोग उसकी रचनाओं का अध्ययन भी करते हैं, मरने के बाद भी, और उसके भाव एवं विचारों का लाभ उठाते हैं। लेकिन एक वाचन जो करता होता है, भाषण करता होता है, बोलने वाला होता है, अगर वो लिखित रूप नहीं देता है अपने विचारों को, भावों को, तो उसको ज़्यादा समय तक याद नहीं किया जाता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेखन का अर्थ की बात, तो लेखन का अर्थ जो है रचना, भावों एवं विचारों की कलात्मक एक अभिव्यक्ति माना गया है इसको। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की एक कला है। भावों एवं विचारों की ये एक ऐसी कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन या लिखित रचना भी कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूरक होते हैं। क्यों? वो वाचन से लेखन कठिन होता है, लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। भाई बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। सही है।
जबकि वाचन में ध्वनि का महत्व होता है, उसमें सिर्फ आवाज़ का ध्वनि का महत्व होता है कि किस तरीके से कौन व्यक्ति बोल रहा है, कैसी उसकी ध्वनि है। ठीक है, देखो ध्वनि भी ऐसी होती है, कई प्रकार की होती है कि उसमें जिस तरीके से कभी कभी अगर व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है लेकिन सुनने का मन करता है उसकी आवाज़ का, किसी व्यक्ति का ऐसा वाचन करता है जिसकी आवाज़ सुनने का मन करता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव, अपना विशेष प्रभाव दिखाती है। तो यहाँ पर उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है, काय में, वाचन में, है ना, ध्वनि का महत्व होता है और उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व माना गया है। और लेखन में क्या माना गया है, अक्षरों का सुडौल होना, मतलब सही रूप में लिखना, और वर्तनी की शुद्धता होना, व्याकरण संबंधित शुद्धता होना, ये सब उसकी विशेषता माना गया है, उसका मुख्य तत्व माना गया है लेखन में। ठीक है, लेखन की जो कला है वो स्थायी साहित्य का एक अंग माना गया है। लेखन की कला को, लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेखन में जो सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है, जबकि वाचन में भावाभिव्यक्ति का सतत प्रभाव बना रहता है। जब वाचन किया जाता है तो एक लय में, मतलब कंटिन्यू किया जाता है, वहाँ पर उसको मौका नहीं मिलता है, लेकिन लिखने के लिए सोचने और चिंतन करने के लिए भी अधिक समय मिल जाता है। ठीक है, सोचने का यहाँ पर वाचन में क्या है, सोचने का समय नहीं रहता। ठीक है, तो मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का ही विशेष महत्व माना गया है। लेखन की जो अशुद्धियाँ हैं वो पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टियों से बच नहीं सकती, जबकि वाचन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण लेखन में भाषा की जो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्य सामग्री, विषय सामग्री, भाषा शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेखन में जो है भाषा शैली तथा विषय का सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेखन में भाषा शैली, उसकी विषय सामग्री क्या है, उसको बाद में देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले एक शुद्ध लेखन सुलेख को ध्यान दिया जाता है। सपोज दैट एक व्यक्ति को नॉलेज अच्छी है लेकिन उसका लेखन ठीक नहीं है, दूसरे छात्र को भले ही नॉलेज कम हो, उसका लेखन अच्छा है, शुद्ध लेख है, तो शुद्ध लेख है या फिर प्रभावपूर्ण लेख है ना, तो कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है तो वो सबसे पहले वो लेखन को देखता है। अंदर के मटेरियल है वो बात की बात है, ठीक है, सामग्री क्या है वो बात की बात है। तो यही कारण है कि लेखन की वजह से कुछ विद्यार्थियों के मार्क्स कम आते हैं जिनका लेखन शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, लेखन के माध्यम से साहित्य की विधाओं एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है और साहित्य में स्थायीपन लेखन से आता है। इसके अनेक रूप होते हैं। लेखन से अभिव्यक्ति के बहुत ज़्यादा अनेक रूप होते हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, कथाएं। ये लेखनी तो होते हैं, लेखन लिखते कथाएं, आत्मकथा, संवाद, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य, गीत, काव्य आदि। छात्रों को शिक्षण से ये जो विधाएं हैं, इन विधाओं एवं रूप से अवगत कराया जाता है। ठीक है, वाचन में अगर हम बात करें, आपने पढ़ा था, तो उसमें भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है जो लेखन द्वारा संभव नहीं हो पाती है। स्वर के उतार चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आदि, उससे प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके उद्देश्य। लेखन जो शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है। तो मुख्यतः लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति की बहुत अनेक विधाएं हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा अभी। तो लेखन अभिव्यक्ति का एक स्थायी साधन माना गया है। मातृभाषा के शिक्षण में या भाषा के शिक्षण में लेखन का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तथा ये माध्यम अपेक्षाकृत कठिन होता है और मातृभाषा में या भाषा शिक्षण में जो वाचन होता है स्वाभाविक रूप से सीख लेता है व्यक्ति, लेकिन लेखन के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। बोलना तो एक बच्चा भी सीख जाता है, लेकिन वो उसको लिखने के लिए उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा।
ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, है ना, व्याकरण ज्ञान कराना पड़ेगा, तभी वो बालक वो अच्छे से शुद्ध लेखन कर पाएगा। लेकिन अगर बोलने की बात आती है बहुत वाचन की, तो बहुत आसानी से कोई भी बालक, कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य जो है चाहे कोई भी हुए, किसी भी विषय के हुए, कोई सी मेथड के, ये मुख्यतः 3 होते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको मिक्स करके बोल देते हैं, लिख देते हैं, तब भी एक ही बात है। तो मुख्यतः ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ये होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य की, आप चाहे नोट कर सकते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा कौशलात्मक उद्देश्य, तीसरा भावात्मक उद्देश्य। जो विज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके अंतर्गत छात्रों को लिपि, शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लेखन शिक्षण विधि का। और छात्रों को शब्दों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना और छात्रों को मानव जीवन से परिचित कराना, इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक जो उद्देश्य होता है वो छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं समझपूर्वक सस्वर पठन करने और पूर्ण मनोयोग के साथ समझपूर्वक मौन पठन करने में भी निपुण करना, ये इसका उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, आरोह अवरोह क्रम तो समझ रहे होंगे आप। छात्रों में शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों का जो प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और पठित अंश का विश्लेषण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने की योग्यता का विकास करना। और छात्रों को सुंदर लिखने, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने और व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करने में निपुण करना। छात्रों को विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने और अपने विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना, इसका कौशलात्मक उद्देश्य माना गया है लेखन शिक्षण विधि का। और भावात्मक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत छात्रों में साहित्य अध्ययन एवं स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति आदर का स्थायी भाव बनाना और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर उन्हें मौलिक रचना करने की ओर प्रवृत्त करना। छात्रों को समाज, देश, जाति और धर्म के प्रति संवेदनशील बनाना, ये इसका भावात्मक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तत्व भी हैं इसके, विधियां भी हैं। तो सबसे पहले हम विधियों की बात करते हैं। तो लेखन एक महत्वपूर्ण कला है इसके प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए अनेक विधियों एवं प्रविधियों का अनुसरण किया जाता है। अक्षर ज्ञान से वाक्यों की रचना, भाषा शैली, अभिव्यक्ति के रूपों तक बहुत सारे अनेक विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो विधियाँ हैं। नंबर 1 आप चाहे नोट कर सकते हैं, अक्षर के रूप की अनुकरण विधि। ये जो होती है अक्षर के रूप की अनुकरण विधि, नंबर 1, तो लेखन में अक्षर एवं शब्दों के स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है। अक्षरों का आकार सुंदर एवं सुडौल हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक श्यामपट्ट, स्लेट, कॉपी पर अक्षरों के लिए बिंदु रखते हैं। आजकल अक्षरों को लिखने के लिए तो इस प्रकार की पुस्तकों का भी निर्माण किया गया। आपने देखा होगा छोटे छोटे क्लासों में, छोटे बच्चों की क्लासों में
अक्षर बने हुए होते हैं डॉट 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 करके इस तरीके से, और बच्चा पेंसिल उस पर चलाता है, एक समय वो आता है उसका राइटिंग अच्छा होता है। पुरानी जनरेशन लोग इतना राइटिंग अच्छा नहीं था जितना अब है। पहले पता है लकड़ी की वो एक तख्ती हुआ करती थी, शायद आपको पता होगा। आपके फादर, आपके पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स वगैरह को पता होगा, वो पढ़े होंगे। हमने भी तख्ती का यूज किया है लकड़ी की। तो उस पर चौक से एक खंडिया आता था पहले, उसको पानी में मिलवा के और उससे लकड़ी की उसे पेंसिल से लिखते थे, उससे राइटिंग बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब उसकी तख्ती की ज़रूरत ही लोग भूल गए। स्लेट का भी बहुत कम यूज़ करते हैं, घर घर में देखो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, मार्कर का यूज। तो ये है। तो यहाँ पर बहुत आजकल जो है इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया गया है। छात्रों को इन बिंदुओं को मिलाने का अभ्यास कराया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ डॉट 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 जो बने हुए रहते हैं अक्षर, जिससे छात्र अक्षर बना लेता है। तत्पश्चात अक्षर पूर्ण दिया जाता है, फिर उसका अनुकरण कराया जाता है। सही है। थोड़ा धीरे 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 बच्चा ये सीखना शुरू कर देता है, लिखना, शुद्ध लिखना शुरू कर देता है। और ये विभिन्न प्रकार के जो अभ्यास कराए जाते हैं उनसे अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को लिखना बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरी विधि, पहली होगी अक्षर के रूप की अनुकरण विधि। नेक्स्ट है स्वतंत्र अनुकरण विधि तथा श्रुत लेखन विधि। तो ये जो है छात्र, इसके अंतर्गत छात्र अक्षरों तथा वाक्यों को लिखना सीख लेते हैं। तत्पश्चात ये विधि अधिक उपयोगी होती है। इस विधि में छात्रों को दिए गए गद्यांश को स्वतंत्र रूप से अनुकरण कराया जाता है। श्रुत लेखन विधि का अधिक प्रचलन है। शिक्षक छात्रों से श्रुत लेखन कराता है। इसका उद्देश्य अक्षरों तथा वाक्यों को सुंदर सुडौल रूप में लिखना तथा शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना भी सीखें। ठीक है। इसमें शब्दों की वर्तनी को भी महत्व दिया जाता है। लेखन में शब्दों की शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है, जबकि वाचन में शुद्ध उच्चारण का। ठीक है। मतलब इसमें जो लेखन है, लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व माना गया है, और जो वाचन है उसमें शुद्ध उच्चारण का महत्व माना गया है। तो प्रथम अवस्था में शब्दों को देखकर उनका शुद्ध रूप में अनुकरण करके लिखना सीखें। तत्पश्चात श्रुत लेख में सुनकर उन्हें बिना देखे ही लिखने का अभ्यास करना सीखें। इससे अशुद्ध शब्दों को बार बार अथवा अनेक बार शिक्षक सिखाता है, और जिससे कि शुद्ध लेखन बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। इसके बारे में पता होगा आपको कि ये जो है मानववैज्ञानिक शिक्षण की विधि है। इसके अंतर्गत लिखते समय हाथ, आँख, कान तीनों की सक्रियता पर बल दिया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक या लकड़ी के बने अक्षरों को देखते हैं और उन्हें छात्र से भी स्पर्श कराते हैं। इन्हीं अक्षरों पर पेंसिल को घुमाया जाता है। रंगीन पेंसिल का प्रयोग उत्तम रहता है। इस प्रकार बालकों को अक्षरों के स्वरूप को आँख तथा हाथ से अवगत कराया जाता है। तत्पश्चात प्रथम विधि के अनुसार अक्षरों के रूप का अनुकरण कराया जाता है और अक्षरों को बार बार लिखने का अभ्यास कराया जाता है। 2 अक्षरों के शब्दों को लिखना सीखते हैं और बच्चे जो है शब्दों की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। शब्दों और वाक्यों को लिखना सिखाया जाता है। ये विधि जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित मानी गई है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर, चौथी ये है मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य को बोलना तथा उनका लिखना सिखाया जाता है। इस विषय में ये एक विद्वान का कथन भी है कि सर्वप्रथम हमें बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए। इन पूर्ण वाक्यों के लिए किसी भी चिन्ह विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भाव चित्र उनके मस्तिष्क में बन जाएं, इतना ही पर्याप्त होता है। जब बच्चे मौखिक रूप से पूर्ण वाक्य बोलने लगें और उनकी कर्मेंद्रियां जो हैं दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। एक अन्य लेखक के शब्दों में, बालक जब पाठ्यशाला में प्रवेश लेने आता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना जानता है।
वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षर उसके लिए निरर्थक तथा सारहीन होते हैं और उनका जो अपने में कोई अर्थ नहीं होता, आपस में मिलकर जब वे शब्दों या वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं। ठीक है, अर्थात उनका जो अर्थ होता है वो है। अतएव शिक्षा नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी विधि। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, पेस्टोलॉजी विधि। तो पेस्टोलॉजी विधि है, इस विधि का जो प्रमुख आधार है वो सरल से कठिन की ओर चलना। अक्षर ज्ञान इसमें पहले कराया जाता है। अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। तत्पश्चात टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। पहले उन वर्णों को सिखाया जाता है जो सरल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विधियाँ हो गई। एक विधि और है जे.कॉ.टॉट शिक्षण विधि। ये है, इस विधि में छात्र अपने लेखन का स्वयं सुधार करता है। बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को शिक्षक छात्रों को लिखने को देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर शिक्षक द्वारा लिखित शब्दों से मिलान करके अशुद्धियों को शुद्ध करता है। ठीक है, जब बालक लिखने लगते हैं तब वे पुनः मूल वाक्य से मिलान कर लेते हैं और शिक्षक मूल वाक्य को मतलब एक वाक्य दिया जाता है शिक्षक के द्वारा और बच्चे लिखते हैं, फिर उससे मिलान करते हैं। ये चीज़ है। बिना देखे हुए मूल वाक्य को बिना देखे हुए छात्रों को लिखने को कहता है और छात्र उसका स्मरण करके लिखने का प्रयास करते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने का अभ्यास करते हैं। तो ये इसकी विधियाँ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दोष। इस लेखन विधि के दोष क्या हैं। देखिए, दोष तो जिस किसी के गुण होंगे तो उसमें दोष भी होते हैं, कोई ना कोई कमी होती है। तो शिक्षक को लेखन के दोषों का बोध होना अति आवश्यक होता है, तभी वह इन दोषों का सुधार कर सकता है। जैसे बालक लिखने में पंक्ति का एक लाइन का ध्यान नहीं रखता है और अक्षर समान आकार के नहीं होते हैं, किसी एक और झुके रहते हैं, सीधे नहीं लिख पाता है और सभी अक्षरों की ऊंचाई समान नहीं होती है। तो इन चीज़ों का टीचर को, एक हिंदी शिक्षक को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें जो है अक्षरों का शुद्ध ज्ञान न होने पर भी कुछ भी लिख देता है। जब अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तब भी बच्चा गलत लिखेगा। अक्षरों को पूर्ण रूप से ना लिखना, सिरा रेखा का स्थान पर टूटा होना, एक शब्द के ऊपर एक ही रेखा ना होना, लेखन में एक ही लेखनी का प्रयोग ना करने से कुछ पतले और कुछ मोटे अक्षरों का बनाना है, ये अक्षर होते हैं। और शब्द को पूरा ना लिखना, शब्द के अक्षर बिखरे होना। सही है, अक्षर जैसे अलग अलग हैं, एक लाइन एक पास नहीं है, दूर लिखे हुए, वो भी एक उसका दोष माना जाता है। प्रत्येक शब्द या अक्षर की स्याही समान न होने, कभी कभी होता है एक अक्षर का में स्याही इंक ज़्यादा निकल गई, एक में कम, तो भी गंदा हो जाता है, एक सुलेख अच्छा सुलेख नहीं माना जाता है। ठीक है, या अक्षरों की स्याही का फीका होना। तो ये इसके क्या हो गए दोष। इसके दोष हो गए। तत्व की बात करें इसमें, लिखित भाषा जो लेखन शिक्षण विधि के तत्व, तो इसमें कई सारे तत्व हैं। मुख्यतः भाषा का जो मूल रूप होता है मौखिक होता है। मौखिक भाषा की एक इकाई वाक्य की इकाई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। यानी जो भाषा का मूल रूप किसको माना गया है, मौखिक, और मौखिक भाषा की इकाई वाक्य की इकाई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के अक्षरों को चिन्ह विशेषों से प्रकट किया जाता है। इन चिन्ह विशेषों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। लिखने की दृष्टि से लिपि का ज्ञान होना पहली आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पहला तत्व है इसका लिपि। दूसरा शब्द, लिपि में जैसे मात्राओं का ज्ञान होना है ना, जैसे काऊ कू छोटू की मात्रा कापे बड़ू की मात्रा कू, पू पापे छोटू की मात्रा पापे बड़ू की मात्रा, दोनों में अंतर है, पू है ना। इस तरीके से छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, इनका बच्चों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा है तत्व शब्द। सही है, भाव विचार और अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्तम शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अतः लेखक जो है उसका शब्द ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। दूसरा है वाक्य। तो वाक्य, तीसरा
वाक्य, इसमें अभिव्यक्ति की इकाई वाक्य होते हैं, चाहे ये अभिव्यक्ति मौखिक रूप से की जाए अथवा लिखित रूप से की जाए। ठीक है, तो भाषा अपने प्रयोजनों में तभी खरी उतर सकती है जब लेखक समान वाक्य रचना करे। और चौथा है विचारों की सुसंबद्धता। विचारों की, ऐसा नहीं है उल्टे सीधे विचार हों, तो कहीं ना कहीं भाषा और विचार का एक अटूट संबंध माना गया है। भाषा की समृद्धता विचारों को समृद्ध बना देती है और विचारों की जो समृद्धता है वो भाषा को समृद्ध बना देती है। ठीक है, भाषा की समृद्धता की बात ऊपर के 3 मूल तत्वों में कही जा चुकी है। ठीक है, 5वां है विषय अनुकूल भाषा शैली। जैसा विषय है उसके अनुरूप ही भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, उसका ज्ञान बच्चे को उसको होना चाहिए एक लेखक को। नेक्स्ट है लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो इसके अंतर्गत भी वाक्य की जो इकाई शब्द होते हैं और शब्द समूह के विशेष ही लोकोक्ति एवं मुहावरे होते हैं, इसलिए उन्हें शब्द ज्ञान के अंतर्गत ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर पे सुंदर लेख। तो एक सुंदर लेख को होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे यूँ अब टंकन और मुद्रण की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हमें पेन पेंसिल से ही लिखना होता है। फिर टंकन और मुद्रण के लिए भी तो हमें क्रमशः मूल और पांडुलिपि को हाथ से ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये सुंदर लेख ये हो गया, इसका तत्व हो गए। ठीक है, ये आपका लेखन शिक्षण कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।